10th का जो वर्णिका और गुदली का जो बुक है उसमें आने वाले परीक्षा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बार बार आपको पूछा हुआ है और आने वाले एग्जाम में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछने वाला है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के बीच में वो ये है कि अंबेडकर ने भारत की जो बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जो है किसे माना है? तो आप याद रखिएगा जाति प्रथा, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो जाति प्रथा के कारण ही भारत में क्या है? बेरोजगारी है। अच्छा, बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी को इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जब किसी व्यक्ति को उसके शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोई काम नहीं मिलता है और उसे कम तनख्वाह पे क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। तो इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, बेरोजगारी में व्यक्ति के योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है और उसे कम तनख्वाह पे क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, जिससे उसे उसके परिवार का भरण पोषण ठीक ठाक से नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता किसको है? जाति प्रथा को। जाति प्रथा को ही सभ्य समाज की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हु आर सुधराज किसकी रचना है? ठीक है, तो हु आर सुधराज जो है पहला चैप्टर है आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसके लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही यह रचना किया गया है, जिसका नाम है हु आर सुधराज। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म जो है इन्हीं की रचना है, किसकी? भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है ना, ये भारतीय संविधान के क्या है? रचयिता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप एक कहानी पढ़े थे 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। एक तो सीन साहब होते हैं जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, गिरधर लाल जो होता है वो किरानी होता है जो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता है? काम करता है। गिरधर लाल का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है मदन, और सेन साहब का जो बेटा होता है जिसका नाम कासू है। हालांकि बंगाल में खोखा का अर्थ लड़का और खोखी का अर्थ लड़की होता है। तो 20 के दांत कहानी बहुत ही बेहतर कहानी है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि जो मध्य वर्ग है और निम्न मध्य वर्ग के लोग आपस में क्या करते रहते हैं? लड़ते रहते हैं। लेकिन जब महल और झोपड़ी की लड़ाई होती है तो उसमें महल वाले ही जीतते हैं। बात समझ में आ रहा है? हालांकि मदन गलत नहीं था, लेकिन ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया था। बात समझ रहे हैं? और एक दिन क्या कर रहा था? मदन लट्टू खेल रहा था। तब तक कौन पहुंच गया? खोखा, और कहा कि मैं भी लट्टू खेलेगा, मैं भी लट्टू खेलेगा। वहां पे जाकर के वो रंगदारी करना चाहता था। बात समझ रहे हैं ना? और इस तरह से कुछ कहानी है, तो आप याद रखिएगा 20 के दांत कहानी का जो मुख्य पात्र है, ठीक है, वो कौन है? खोखा है। खोखा जिसका नाम क्या होता है? कासू। और यह किसका बेटा होता है? सेन साहब का। सेन साहब का क्या होता है? बेटा होता है। ठीक है, तो खोखा जो है इस कहानी का मुख्य पात्र। अब कह रहा है कि जब कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर जब झोपड़ी और महल की क्या होती है? लड़ाई होती है, एक तरफ झोपड़ी वाले हो और एक तरफ महल वाले हो, तो जिसके पास पैसा और पैरवी, पैसा और क्या? पैरवी, ये दो चीजें होती है ना, वे लोग कहीं भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, गरीब आदमी के पास न तो पैसा होता है, अब पैसा नहीं होने के कारण उसका पैरवी भी नहीं होता। पैरवी को इंग्लिश में अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रोच। जैसे आप लोग देखिएगा ना कि आज भी हमारे समाज में जो आदमी गलत किया रहता है वो सरेआम घूमता है, और सही काम करने वाले व्यक्ति को पुलिस उठा के पकड़ ले जाती है। क्यों? क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं उस केस को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि झोपड़ी और महल की जब लड़ाई होती है तो इसमें जीतता कौन है? अक्सर कौन जीतते हैं? तो अक्सर महल वाले जीतते हैं, क्योंकि महल वाले के पास पैसा भी है और पैर भी है। जैसे सेन साहब थे, सेन साहब फैक्ट्री के मालिक थे, उनके पास पैसा था, उनके पास काले रंग की ऐसी गाड़ी थी कि आप उसके सामने अगर खड़े हो जाए तो आपका चेहरा भी उसमें दिख जाए। इतना ज्यादा सोफर और ड्राई क्लीनर जो था उसको साफ सुथरा रखता था। और मेन साहब जो थी ना सेन साहब की, अगर थोड़ा सा भी धब्बा गाड़ी पे देख लेती थी तो वो गरजने और बरसने लगती थी। किस पे? क्लीनर पे। क्लीनर मतलब सफाई कर्मी। सफाई कर्मी को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लीनर बोलते हैं। एक प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखेंगे। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है ना कि सच्चा जो भारत है
ये भारत है, ठीक है। सच्चा जो भारत है वह कहाँ बसता है, तो सच्चा भारत आपका गाँव में बसता है। इसका रीजन आपको बता देते हैं। आप जब कहीं शहरों में जाते हैं तो वहां पे गगनचुंबी इमारतें आपको मिलती है, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मॉल्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम पर्यावरण की शुद्धिकरण की बात करें तो वहां पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम होती है, गाड़ी घोड़ा बहुत ज्यादा चलता है। तो गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती हैं तो वहां प्रदूषण भी बहुत ज्यादा फैल जाता है। जैसे आप दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली में कार और गाड़ी घोड़ा कल कारखाने बहुत ज्यादा है ना, तो जिस तरह से आपको जनवरी महीना में आपके पर्यावरण में जैसे कुहासा टाइप का रहता है ना, दिल्ली में हमेशा मौसम वैसा ही रहता है। कारण क्या है कि वहां पे प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि गवर्नमेंट जब दिवाली वगैरह आती है ना तो पटाखा पे बैन कर देती है कि आपको पटाखा यहाँ पे नहीं भड़काना है। कारण क्या है कि प्रदूषण वहां पे बहुत ज्यादा है। अच्छा, प्रदूषण की जो समस्या है ना वो क्या करती है, जो आपको प्योर ऑक्सीजन जो मिलता है ना उसमें कई तरह की जो जहरीली गैसेज होती है वो मिल जाती हैं, और जब आप उन जहरीली गैसों का श्वसन के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लंग्स में, आपके फेफड़े में श्वसन के दौरान जो है कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। दमा, अस्थमा, इन सब की जो बीमारियां होती हैं वो प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण होता है। जैसे अमेरिका में भी आप देखिएगा प्रत्येक दिन 14 लोग अस्थमा की बीमारी, दमा की बीमारी से मर जाते हैं। कारण क्या है कि वहां पे भी फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, एयर पॉल्यूशन हो जाता है, और एयर पॉल्यूशन के कारण लोगों का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। एक दिन में डेटा निकाला अमेरिका तो देखा कि 14 लोग एक दिन में केवल दमा की बीमारी से अमेरिका में मर जाते हैं। तो जहां पे प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वहां समझिए कि बहुत दिक्कत है। तो सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है। अच्छा, गांव में आप देखेंगे ना लोग बहुत ही एकता के साथ रखते हैं, एक दूसरे से हेल मेल, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। आप देखिएगा जब हम लोग छोटे थे तो उस समय गांव में अगर कोई पार्टी फंक्शन शादी विवाह होती थी ना तो गांव के जो छोरे होते थे, लौंडे जो होते थे, समझ रहे हैं ना, वो लोग ही क्या करते थे, सारे जग को संभाल लेते थे, खाना पीना खिलाने से लेकर के। अब नहीं होता है, आप कहेंगे हम नहीं मानेंगे। आजकल आइए ना हमारा गांव में, आप आइए हमारा बिहार में, सुनिए आप देखिए क्या हो रहा है। अभी लोग वेटर का नाम सुने हैं ना, आजकल के शादी में वेटर का काम पड़ गया है। लोग 10,000, 15,000, 25,000, 30,000 रुपया वेटर पे क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। अब आपके यहाँ का कोई बंदा जा रहा है पानी चलाने है, पढ़ता है कटक में, पढ़ता है पटना में, राजस्थान में, आएगा आपके घर पानी भरने। आज लोग, लड़का जो है स्टैंडर्ड हो गया है, कहेगा हम पानी भरेंगे, पानी भरवा समझे हम, समझ रहे हैं। अब आप लोग के चिल्लाने से सूरज पश्चिम में तो नहीं उग सकता है, पूरब में ही उगेगा। आपके गांव में क्या, ये हर जगह आपको देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं। और किस टाइप के मॉडर्न हो रहे हैं, जितना बेतुका मॉडर्न है। सुनिए, गांव में आपको सच्चा प्रेम देखने को मिलता था, बात समझ रहे हैं ना, लेकिन अब वह धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अच्छा, एक कमरे में कई लोग अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। आप गांव में देखेंगे हर तरह के रस्म और रिवाज को अपनाए जाते हैं, शहरों में ऐसा नहीं होता। आप लोग देखिएगा धान वगैरह की खेती होती है ना, तो लोग गाना गाते हैं और धान की अपना क्या करते हैं, रोपाई करते हैं, खेती करते हैं। तो इस तरह से स्वच्छ वातावरण के कारण भी यह कहा जाता है कि सच्चा जो भारत है वो कहाँ बसता है, गाँव में, क्योंकि यहाँ की वातावरण क्या है, स्वच्छ और सुंदर है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ पे, भारत से हम क्या सीखें, पाठ गद की कौन सी विद्या है। अच्छा, भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ को लिखा है मैक्स मुलर ने। किसने लिखा है, मैक्स मुलर, ठीक है। मैक्स मुलर के पिता का नाम था विलहेल्म मुलर। क्या नाम था, विलहेल्म मुलर। भारत के प्रति अगाध प्रेम को इन्होंने व्यक्त किया है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कोई देश है तो उस देश का नाम क्या है, भारत है। अगर आप स्वर्ग की अनुभूति पृथ्वी पे देखना चाहते हैं तो एक बार आइए ना हमारा भारत में, आपको यहाँ पे जीते जागते स्वर्ग की क्या हो जाएगी, अनुभूति हो जाएगी। आप, कोई लोग मरने के बाद स्वर्ग देखता है ना, अगर जीते जागते आप स्वर्ग देखना चाहते हैं तो आप चले आइए कहाँ पे, भारत में। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कौन कह रहा है, मैक्स मुलर। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि भारत की जो अतीत है और भारत की जो गौरव है उसके बारे में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से निबंध के माध्यम से, इसके माध्यम से, निबंध के माध्यम से भारत से हम क्या सीखें, ठीक है, किसने बताया है, मैक्स मुलर। हालांकि ये भाषण कह रहा है, ठीक है, भाषण के जरिए भारत से हम क्या सीखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भाषण के जरिए इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, भारत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सुनिए,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाला लोग को क्या कहते हैं? आप याद रखिएगा, इसे मूढ़ कहते हैं। वह व्यक्ति जो अपना दिमाग नहीं लगाता है बल्कि दूसरे के इशारों पर क्या करता है, नाचता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या विद्वान कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, भले लोग कहेंगे। दूसरे के बहकावा में आने वाला व्यक्ति क्या होता है, मूढ़ होता है। नहीं होता है कोई चढ़ा दिया चढ़ गया, बात समझ रहे हैं ना, अपना दिमाग का प्रयोग नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग मूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? ये भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। और भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है। क्या है बाबू? भाषण है। तो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विलहेल्म मुलर नाम था। क्या था? विलहेल्म, विलहेल्म, यही होगा। विलहेल्म मुलर नाम था किसके पिता का? मैक्स मुलर का। कौन सा पाठ है ये? कौन सा? भारत से हम क्या सीखे। पहला पाठ आपका क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा 20 के दांत। तीसरा भारत से हम क्या सीखें, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है ना कि कट एंड केन जो है ये किसकी रचना है? देखिए, कट और केन किसकी रचना है? मैक्स मुलर की रचना है। और मैक्स मुलर किस पाठ के लेखक हैं? भारत से हम क्या सीखें। अगला कह रहा है कि परंपरा का जो मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। नागरी लिपि आप लोग पढ़े होंगे, उसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुनिए, कह रहा है ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गुरु नानक कौन थे? तो सिखों के ये 10वें गुरु थे। सिखों के क्या थे? 10वें गुरु थे। क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक कौन थे? तो ये सिखों के कौन थे? 10वें गुरु थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से गुरु थे सिखों के? प्रथम गुरु नहीं, 10वें गुरु थे। ये बात समझ रहे हैं ना? आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। समझिए, जपू जी किसकी रचना है? आप याद रखिएगा, इन्हीं की रचना है। जपू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। क्या? जपू जी। जैसे बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा किसकी रचना है? बोलिए, भीमराव अंबेडकर की। जपू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुनिए, कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विद्या है? तो यह एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ललित क्या है? निबंध है। अगला प्रश्न देखिएगा, दही वाली मंगमा, ये तो हम लोग पढ़े थे ना। दही वाली मंगमा जो है किस भाषा से अनुदित है? तो क्या? कन्नड़। और आपका जो ढहते विश्वास है वो उड़ीसा की जगजीवन को दर्शाया गया है, जिसमें बाढ़ की समस्या से लोग पीड़ित हैं। तो जो ढहते विश्वास है वो उड़िया कहानी है, जबकि आपका दही वाली मंगमा क्या है? कर्नाटक की कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कन्नड़। और दही वाली मंगमा जो है ना, इसमें मंगमा क्या बेचती है? दही। इसके बहू का क्या नाम है? नंजमा। किसको लेकर के विवाद होता है? पोते को लेकर के क्या होता है? विवाद होता है। सुनिए, अगला प्रश्न कह रहा है टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? तो आप याद रखिएगा, यह एक रूसी लेखक थे। रूसी लेखक मतलब रूस के रहने वाले थे। कौन? लियो टॉल्स्टॉय का नाम आप लोग सुने होंगे। तो लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी क्या थे? लेखक थे। और नौबत खाने में इबादत, सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है ना कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खान। ये शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक। शहनाई वादक थे कौन? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान इतना बेहतरीन शहनाई बजाते थे कि उनके शहनाई से लोग मुग्ध हो जाते थे। आपको बताया कि एक बार अमेरिका में भी बिस्मिल्लाह खान जो है वो इनवाइट किया गया था, और वहां पे बिस्मिल्लाह खान ने जब शहनाई बजाया तो बहुत लोगों को अच्छा लगा। आज भी आप जाएंगे तो बिस्मिल्लाह खान का स्टेचू आपको अमेरिका में भी देखने को मिलेगा। वहां पे अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने बिस्मिल्लाह खान को वहां रोकने की क्या की? कोशिश की कि आप यहाँ पे रह जाइए और यहीं पे किसी अमेरिकन से आपकी शादी विवाह करा दी जाएगी और आपको जो है यहाँ पे घर द्वार बनवा दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन बिस्मिल्लाह खान भारत के क्या थे? भारत भक्त थे। और उन्होंने कहा कि जिस दिन आप गंगा को उठा करके अमेरिका में बहा दीजिएगा, उसी दिन हम भी गंगा के साथ अमेरिका में चले आएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि गंगा को यहाँ से अमेरिका लेके चला जाए? ये पॉसिबल नहीं है। यानी उनके कहने का मतलब था कि मेरा प्यारा भारत जो है हर तरह से क्या है? भारत मेरा हर तरह से अच्छा है, इसलिए मैं भारत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। तो बताइए, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेकर कौन है? बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान क्या थे? शहनाई वादक थे। उनको सबसे ज्यादा किससे प्रेम था जी? शहनाई से। बहुत ही अच्छा शहनाई बजाते थे, ठीक है। क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और क्लास 10th में भी आपको पढ़ना है।
बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? तो आप याद रखिए ये शहनाई वादक थे, यानी शहनाई बजाते थे। बाकी हारमोनियम, तबला, बीड़ा ये सब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ये वाद्य यंत्र में कौन सा यंत्र बजाते थे? शहनाई। क्वेश्चन पूछेगा बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। कह रहा है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य का। किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य की रचना है अक्षरों की कहानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक हैं ये आपके महात्मा गांधी हैं, और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात स्टेट के पोरबंदर नामक गांव में। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसमें शिक्षा और संस्कृति के बारे में बताया है कि अहिंसा, ये कह रहा है कि कौन सा प्रतिरोध, अहिंसा प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया किस्म का क्या है? शिक्षा है। किसने कहा था? ये किसकी स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी का। उन्होंने कहा कि जिस शिक्षा से आप किसी को हिंसा, ठेस, बात समझ रहे हैं ना, नहीं पहुंचाते हैं, वही सबसे उत्तम कोटि का क्या होता है? शिक्षा होता है। इसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो ध्येय होना चाहिए वो राष्ट्र निर्माण के लिए आपको अपने शिक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। राष्ट्र हित में ही आपको अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ जो होता है वो चरित्र का निर्माण होता है। द प्रिंसिपल एम ऑफ एजुकेशन शुड बी कैरेक्टर बिल्डिंग। ये किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी का। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन बच्चों का होता है, प्राथमिक शिक्षा, उसमें मुख्य रूप से साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। किस पे? साफ सफाई पे। छोटे बच्चे क्या होते हैं, देखिएगा, साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी कपड़ा नया पहनाइएगा, साफ सुथरा जाके गंदा करके चले आएंगे। तो प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में किस पे जोर दिया है महात्मा गांधी ने? साफ सफाई। और ये सब वो बताए हैं किस चैप्टर में? शिक्षा और संस्कृति। अगला प्रश्न कह रहा है नाम बहादुर और काम बहादुर। आपने बहादुर चैप्टर पढ़ा होगा, है? बहादुर चैप्टर में आप देखते हैं कि जो बहादुर होता है वो नेपाल का रहने वाला होता है। कहाँ का? नेपाल का। बिहार से ही सटा एक देश है जिसका नाम क्या है? नेपाल है। और नेपाल का रहने वाला था कौन? बहादुर। बहादुर को लेखक के यहाँ उसका साला लेकर के आया होता है, और जब बहादुर पहली बार घर आता है तो लेखक की पत्नी जिसका नाम उर्मिला होता है, निर्मला जो है ना, वो देख करके बहादुर को बहुत खुश होती है। केवल निर्मला ही नहीं बल्कि लेखक का जो बड़ा बेटा जिसका नाम किशोर होता है वो भी बहुत खुश होता है, क्योंकि मलवान बहुत अच्छा से करवाता है। किससे? बहादुर से। मलवान समझते हैं आप लोग? वह शरीर का मालिश करवाता है, अपने साइकिल की सफाई कराता है, और किसी दिन अगर वो भूल गया तो सुअर का बच्चा इनाम में दे देता है। तो सुअर का बच्चा कौन कहता है? पहले किशोर कहता है, उसके बाद निर्मला भी कहने लगती है। एक दिन चटकन से एक चटकन दे देती है, फिर भी लेखक बुरा नहीं, ये बहादुर बुरा नहीं मानता है। लेकिन जिस दिन लेखक उसको चटकन उठा देता है वह घर छोड़कर भाग जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से आपको बहादुर चैप्टर में जो लेखक के जो रिश्तेदार हैं वो चोरी का क्या लगाते हैं? इल्जाम लगाते हैं। किस पर? बहादुर पर। बहादुर जो है जब घर पे आता है तो सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब घर से चला जाता है तो सब लोग उदास हो जाते हैं। कारण ये होता है कि बहादुर सबकी देखरेख करता है। तो बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर के आया था? लेखक का साला। अच्छा, जो निर्मला थी, ठीक है, वह हमेशा अपने पति को कोसती थी कि वे लोगों का जीवन अलग होता है जिनके भाग्य में नौकर का क्या होता है? सुख होता है। मेरा तो करम फुटल है, मैं करम फुटनी हूँ। समझ रहे हैं ना? इस तरह की बातें हमेशा सुनाती है ऑफिस जाने के समय और ऑफिस आने के बाद। तो लेखक बहादुर का है। बहादुर को कौन लेके आया था? लेखक का साला। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो एस रंगराजन नाम था इनका वास्तविक नाम। एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सात कोड़ी होता है बताइए किस पाठ के लेखक हैं जी? सात कोड़ी होता ढहते विश्वास, है ना? तो कह रहे सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार थे? उड़ीसा में जो बाढ़ की समस्या है ना, यहाँ लोग बाढ़ की समस्या से क्या रहते हैं? पीड़ित रहते हैं। आपको बताए थे कि जब भारी वर्षा के कारण नदियों का जो जल स्तर होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वह आसपास के गांवों में क्या हो जाता है? पानी जो होता है, जल स्तर जो होता है वो भर जाता है, जिससे जान और माल की भारी मात्रा में क्या होती है? क्षति होती है। तो इस स्थिति को ही हम लोग बाढ़ कहते हैं। अच्छा, बाढ़ की समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं? तो बाढ़ की समस्या से पेड़ पौधों को लगा करके ही निजात पाया जा सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे लगाएंगे तो जल्दी बांध नहीं टूटेगी। अब बारिश होगा तो पानी रिस करके कहाँ चला जाएगा?
अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आप पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो वह पानी नदियों नालों में क्या हो जाएगा, बह जाएगा और उससे समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुनिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगमा, अरे भाई सुनिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगमा किस शहर में दही बेचने जाती थी? बंगलोर में। कहा? बंगलोर। बंगलोर में वो क्या करती थी? दही बेचने जाती थी और दही बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा था ढाते विश्वास, उसकी मुख्य पात्रा कौन थे? तो लक्ष्मी के जो पूर्वज थे उसके लिए कितना बीघा जमीन छोड़ के गए थे? तो 1 बीघा खेत छोड़ करके गए हुए थे। किसके पूर्वज? लक्ष्मी के पूर्वज। ठीक है, 1 बीघा खेत छोड़ करके गए हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आपको माँ चैप्टर पढ़ाए थे जिसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि मंगू कब से पागल थे? तो मंगू जो थी वो जन्मजात पागल थे, जन्म से ही पागल थे, जन्म से ही पागल थे। क्वेश्चन पूछ देता है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? क्या नाम था? कमू नाम था। अच्छा, मंगू के कितने भाई थे? 2। कितनी बहन? 1। एक थी मंगू और एक थी माँ। एक माँ थी ना जी। अच्छा, मंगू की श्रेणी में कौन शामिल हो गई? उसकी माँ। मंगू पागल थी और उसकी माँ भी क्या हो गई? पागल हो गई। इस चिंता में जब उसने अस्पताल में किसको भर्ती कर दिया? मंगू को। तो मंगू की याद उसे क्या करने लगी? सताने लगी और अंततः मंगू तो पागल थी ही, माँ भी क्या हो गई? पगला गई। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सुनिए, कह रहा है गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी? आंसर याद रखिएगा, बाबर से। किससे? बाबर से। बाबर से ही क्या हुई थी? बाबर से ही उसकी क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मछली शीर्षक आप लोग पढ़े होंगे। तो मछली जो शीर्षक है वो क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। मछली शीर्षक क्या है? कहानी। सुनिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो याद रखिएगा, आंसर होगा बर्बरता समाप्त करने हेतु। स्वच्छ रहने हेतु नहीं होगा, ये सब गलत है। बर्बरता समाप्त करना हेतु। अब समझिए बर्बरता का अर्थ क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि जब मनुष्य वनमानुष था, क्या था? वनमानुष था। जब वो जंगलों में रहता था ना, तो उसके पास जो है लोहे के हथियार नहीं थे, लोहे के हथियार नहीं थे। तो उसका जो बाहरी भाग था, शरीर का जो बाहरी भाग था वो क्या था? नाखून था। नाखून का प्रयोग ये किसी चीज को काटने छाटने में करता था और साथ ही साथ जब आक्रमणकारी जो है ना जंगली जानवर उस पे हमला कर देते थे तो आत्म सुरक्षा के लिए जानवरों से वो अपने नख से ही लड़ता था। नख का ही हथियार बना करके जानवरों से क्या करता था? जानवरों से क्या करता था? लड़ता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? है बर्बरता समाप्त करने हेतु। बर्बरता समाप्त करने हेतु। सुनिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू है कि नागरी लिपि पाठ जो है साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये निबंध है। और ये निबंध किसके बारे में है? तो यह निबंध है, सुनिए, नागरी लिपि देवनागरी के बारे में है। देवनागरी लिपि के बारे में। देवनागरी को ही नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा प्रत्येक ध्वनि का एक संकेत है। प्रत्येक ध्वनि का एक संकेत है। जैसे आप इसे ब पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे, ब नहीं पढ़ सकता। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको जेड पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? कोई जेड पढ़ेगा तो उस पे हंसेंगे जिस तरह आप लोग हम पे हंस रहे हैं। तो प्रत्येक संकेत का अपना एक चिन्ह है। इस संकेत को ही लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि। जैसे ABCD जो आप लिखते हैं, ABCD जो लिखते हैं इसको रोमन लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? क्वेश्चन पूछ देगा कि अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। जबकि देवनागरी भाषा में कई तरह की भाषा लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में एक तो हिंदी लिखी जाती है। अच्छा, हिंदी जो है ये किसकी जननी है? संस्कृत की जननी क्या है? हिंदी। संस्कृत से ही हिंदी भाषा को लिया गया है। बात समझ रहे हैं ना? तो आप याद रखिएगा नेपाली और नेवारी ये भी भाषा है। नेपाली और नेवारी ये भाषा है। तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली और नेवारी इन सभी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। तो क्वेश्चन पूछेगा हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। क्या है? रोमन। तो नागरी लिपि पाठ की कौन सी विद्या है? निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है ना, अगला प्रश्न कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता था?
खोखा एक नंबर का बदमाश लड़का था, समझ रहे हैं कि नहीं। बिना मतलब का बहुत शरारती था, बिना मतलब का। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, सुधार करो अपने आप पे। ऐ सुनिए तो ऐ तुमको तुम्ही को बोल रहे हैं, कमेंट नहीं चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। सुनिए यहाँ पे तो खोखा को जो है ना, आप याद रखिएगा, मोटर कार को सबसे ज्यादा खतरा किसी से था, तो किससे था? खोखा। अच्छा, खोखा का नाम क्या था? किसका बेटा था? सेन साहब का। सेन साहब, आप देखिए सेन साहब क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब जो है खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे? लेकिन घर पे अगर टीवी है या कार है तो कार का चक्का से हवा निकाल देता था, चाकू घोंप के क्या करता था? हवा निकाल देता था। सेन साहब उसकी गलतियों पे पर्दा डाल देते थे और कहते थे कि बेटा अभी से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, बिना पढ़े इंजीनियर बन जाएगा। तो इस तरह की बेहुदगी बातें करते थे कौन? सेन साहब। देखिए होता क्या है कि अगर कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, उसका आप एप्रिसिएशन करिएगा तो वह और बदमाशी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अगर वो बदमाशी कर रहा है, उसको आप डांटिएगा, सही को सही और गलत को गलत बनाइएगा, तब उसको समझ में आएगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। अच्छा, बचपन में क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और दीवार में जाके लड़ जाता है तो लोग दीवार को पीटते हैं, कहते हैं कि मार दिया, दीवार मार दिया तुमको, लो हम दीवार को मार दिए। कहीं जाकर के किसी चीज में टकरा गया तो लोग दूसरे को क्या करते हैं? दोष देते हैं। बच्चा को क्या करने के लिए? खुश करने के लिए। और एक दिन उस बच्चा के माइंड सेट में ये चला जाता है कि मैं गलत नहीं हूं, दीवार गलत है, बेंच गलत है कि हमसे आके टकरा गया। बेंच आके टकराएगा कि आप जाके टकराएंगे? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप याद रखिएगा, खोखा को शुरू से बदमाश बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेन साहब। और ये अपने बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बिना पढ़ाए लिखाए, प्रैक्टिकल नॉलेज दिलवा रहे हैं। एक इनके यहाँ कारपेंटर आता है इंजीनियर का ट्रेनिंग देने के लिए, किसको? खोखा को। बात समझ में आ रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा खोखा से सबसे ज्यादा क्या था। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जैसे भाईचारा का दूसरा नाम, पहला जो चैप्टर है ना आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो भाईचारा का दूसरा नाम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए, लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए कि भाईचारे का दूसरा नाम हो। अच्छा, लोकतंत्र का जब आप अलग अलग संधि विच्छेद, लोकतंत्र का अलग अलग जब आप विच्छेद कीजिएगा तो लोक माने होता है लोगों द्वारा, लोगों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जनता पर है, जनता पर, और तंत्र का अर्थ होता है शासन, शासन। देखिए लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों द्वारा, जनता के द्वारा चुनी गई जो प्रतिनिधि होती है वही जनता पे क्या करती है? शासन। जैसे मोदी जी को हम लोग चुने हैं ना, तो वो हम पे क्या कर रहे हैं? शासन। जैसे बोलते हैं ना कि मोदी जी का शासन चल रहा है। तो आप याद रखिएगा कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र भाईचारे का दूसरा क्या है? नाम है। आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। बी आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, भारत की सर्वाधिक जो आबादी है ना, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो ना तो नगरों में है, ना महानगरों में है, ना मंदिरों में है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गाँव में। आप याद रखिएगा, मुश्किल से आप गिनेंगे ना तो शहर को गिन सकते हैं, 20 से 25 शहर होंगे जो बहुत बड़े पैमाने पे है। लेकिन आप याद रखिए, क्या भारत में 20 से 25 ही गाँव है? एक जिला में इतना गाँव हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। एक जिला में इतना गांव हो जाएगा, इससे ज्यादा ही गांव हो जाएगा। तो पूरा भारत में अगर आप गांव को अगर आप गिनने लगिएगा तो संख्या बहुत ज्यादा होगा कि नहीं? तो आप याद रखिएगा, शहरों में जनसंख्या कम होता है। आप एक जगह पे देखते हैं तो लगता है कि शहरों में क्राउड बहुत ज्यादा है, लेकिन एक शहर के जगह पे आप अगर गांवों की तुलना शहर से करेंगे ना तो पूरे शहर का जितना आबादी नहीं है जितना किसका आबादी है? गाँव का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? गाँव। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो गाँव में। हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। कारण क्या है? गांव में स्वच्छ क्या मिलता है? वातावरण मिलता है। और गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति क्या होती है? सहानुभूति होती है। एक दूसरे के प्रति क्या होता है? सहानुभूति। सहानुभूति समझते हैं? कहने का मीन्स है गांव के लोग आपस में तालमेल बनाए रखते हैं। बात समझ रहे हैं ना? कोई किसी के दरवाजे पे जाता है तो लोग उसको इज्जत करते हैं, लेकिन आप शहरों में जाएंगे ना कि सामने वाला आपको देखेगा लेकिन इग्नोर कर देगा, क्योंकि उसको चाय पिलाना पड़ जाएगा, आपको नाश्ता कराना पड़ जाएगा। तो शहरों में लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, मतलबी होते हैं, जो खुद के विकास में ही विश्वास करते हैं, दूसरे के विकास से उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का क्या था? गवर्नर था। भारत का गवर्नर। गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का क्या कहा गया है? पुरोधा। क्योंकि आप देखेंगे ना,
अंबेडकर के समय में हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या थी छुआछूत की समस्या। किसकी समस्या? छुआछूत, छुआछूत, ठीक है, छुआछूत की समस्या सबसे ज्यादा थे। इसमें क्या होता था ना कि जो ST SC कास्ट जिसको आप बोलते हैं कि माने नान जात जिसको बोलते हैं, आप समाज में कई तरह से लोग, आदमी सेम ही है। अब ऐसा नहीं है कि क्या कीजिएगा, जो उच्च जाति का है क्या उसका 12 गो उंगली होता है? नहीं होता है, सबका उंगली 10 गो होता है। सबको काटिएगा तो खून ही निकलता है, बस में दर्द सबको होता है। लेकिन हमारे समाज को कई भागों में लोग बांट दिए। अंग्रेज आए तो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाए। उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को संप्रदाय में बांट दिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बात समझ रहे ना। उसके बाद वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, उच्च जाति, निम्न जाति के नाम पे हम लोग को क्या कर दिए? बांट दिए। और आज भी जो वो जहर बो करके गए भारत में, उसका शिकार भारत आज भी है। आज भी हम लोग धर्म को, मजहब को, जाति को, इन सब चीजों को आगे रखते हैं और मानवता, इंसानियत को कहाँ रखते हैं? पीछे रखते हैं। यही कारण है कि हमारी आंतरिक जो शांति है वो क्या हो चुकी है? भंग हो चुकी है। अगर आंतरिक शांति को हमें बचाए रखना है तो हमें धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ करके इंसान का मदद करे और सबका साथ और सबका क्या हो? विकास हो। अगर ये मोटो लेकर के हम लोग चलेंगे तो भारत एक दिन जगत गुरु कहलाएगा। अगर हम लोग आपसी मतभेद करेंगे, जाति, धर्म, मजहब, धनिया, तेजपात, जीरा के बारे में लेकर के लड़ेंगे तो हमारी दशा ऐसी ही रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, तो आप खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, जाइए बनाइए। इंजीनियर नहीं बनेगा वो, आप ही पे इंजीनियरिंग करने लगेगा। कहिए पापा आइए ना, हम आपका ऑपरेशन कर देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, यह कथन किसका है? सेन साहब। किस पाठ के लेखक हैं? 20 के दांत। 20 के दांत लेखक नहीं है, पात्र है, ठीक है, पात्र है, लेखक नहीं। मुख्य पात्र, ये मुख्य पात्र नहीं, पात्र है, मैंने उसमें के कैरेक्टर है सेन साहब। किसके बेटे? इनके बेटे का नाम क्या है? सुनिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो जर्मन से जर्मनी आप याद रखिएगा। आज जर्मनी में पैदा कौन हुए थे? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। पिता का नाम? विल्हेल्म मूलर। भारत से हम क्या सीखे? पाठ की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? भाषण। आप याद रखिएगा, निर्वंश विद्या जो होता है ना, निर्वंश विद्या किसे कहते हैं? मानव विज्ञान से संबंधित जो चीजें होती है उसी को निर्वंश विद्या कहा जाता है। मानव, उसी पाठ का ये है। निर्वंश विद्या से आप क्या समझते हैं? मानव विज्ञान से संबंधित जो चीज होता है उसी को निर्वंश विद्या कहा जाता है, ठीक है। नेवारी, अभी आपको बताए थे ना, नेपाली, नेवारी, हिंदी और संस्कृत। नेपाली, नेवारी, हिंदी और संस्कृत, ये भाषा का नाम है। किसका नाम है? भाषा। यह भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि का मतलब होता है अक्षर संकेत। क्या होता है? अक्षर संकेत। जैसे आप हर चीज के लिए एक अलग ध्वनि बनाए, जैसे आप इसको सी पढ़ेंगे, इसको सी नहीं पढ़ सकते, तो हर एक संकेत का अपना एक निश्चित क्या है? ध्वनि है। बात समझ रहे ना? तो उस संकेत चिन्ह को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि का परिभाषा होता है कि जब मौखिक ध्वनियों को, ठीक है, लिखित रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, तो उस संकेत चिन्ह को ही हम लोग लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अलग एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को, नेपाली और नेवारी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी। अच्छा, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी में लिखी जाती है। जिंदगी और जो किसकी रचना है? अमरकांत का। किसकी रचना है? अमरकांत का। जिंदगी और जो किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहादुर कहां से भाग करके आया था? ये पाठ का ही नाम है बहादुर। आप याद रखिएगा, हुआ क्या था ना कि बहादुर के जो पिता थे ना वो एक सैनिक थे। आप याद रखिएगा, बहादुर के पिता क्या थे? सैनिक थे। और सैनिक जो थे ना ये युद्ध में मारे गए थे, युद्ध में मारे गए थे। तो पिता का क्या हो गया था? निधन हो गया था। अच्छा, इसकी जो माँ थी ना, किसकी माँ? बहादुर की जो माँ थी ना, वह जैसे तैसे घर का क्या करती थी? खर्चा मेंटेन करती थी, ठीक है। उसके लिए वह एक भैंस रखी थी, ठीक है। और उस भैंस का जो बच्चा था ना उसको चराने के लिए कभी वो जाती थी, कभी बांध देती थी। कभी कभी क्या होता था ना कि बहादुर को भी उसे भेजती थी चराने के लिए, लेकिन भैंस के बच्चे को चराना बहादुर को अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। एक दिन क्या हुआ ना कि बहादुर जो है ना भैंस चराने गया था और उस भैंस के बच्चा को बहुत मार दिया। बहुत मार मारा तो वो भागते भागते बच्चा किसके पास आया? माँ के पास। और माँ जब देखी उसको तो कल्पना करने लगी कि ये किस तरह से दरिंदा की तरह इसे मारा होगा। अब वह कल्पना कर करके लगी बहादुर को थूरने।
इतना मार मारी बहादुर को कि चिल्लाने लगा और चिल्लाते हुए वहीं से छोड़ करके चली गई। कौन? माँ। माँ को गुस्सा आ गया कि यह जो है कह रहा, मैंने देखिए जो जानवर होते हैं उनसे हम सभी को प्रेम करना चाहिए, तो ये जानवर को क्या कर दिया, बहुत मार मार दिया। कौन? बात। इसलिए बहादुर की माँ उठी तो इसको भी डबल धुलाई कर दे, और इस गुस्से में बहादुर घर द्वार छोड़ करके और लेखक के यहाँ चला आया। और कौन लेखक के यहाँ लेके आया था? लेखक का साला। लेखक का साला तो भाग करके कहां से आया था? नेपाल से। कहां से आया था? नेपाल से। कहां? देखिए बहादुर नेपाली था। क्या था? नेपाली था। तो नेपाल से भाग करके आया था। अगला प्रश्न कह रहा है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी जी? लेखक की पत्नी थी ना। लेखक की क्या थी? पत्नी थी। अच्छा, निर्मला हमेशा लेखक से कहती थी कि वे लोगों का जीवन बहुत अच्छा होता है जिनके किस्मत में क्या होता है? नौकर का सुख लिखा होता है। क्योंकि जब निर्मला गई थी अपने ननद की शादी में, किसकी शादी में? ननद, अर्थात लेखक की बहन की शादी में। तो लेखक की बहन की शादी में जब गई थी तो लेखक के परिवार वाले बहुत अच्छे अच्छे पद पे थे, माने पोस्ट पे थे, तो वो लोग अपने घर पे क्या रखे थे? नौकर रखे थे। और जब आप देखते हैं कि कोई ड्राइवर रखता है या नौकर रखता है तो वह व्यक्ति जहां जाता है साथ में उसे ले करके जाता है। तो लेखक के जो भाई थे और उनकी जो पत्नी थी वो चारपाई तोड़ने का काम करती थी। चारपाई तोड़ना मतलब खूब आराम करती थी। चारपाई तोड़ना का मतलब तोड़ती नहीं थी, माने चारपाई तोड़ना का मतलब क्या करती थी? आराम करती थी। और लेखक की पत्नी निर्मला को सुबह से शाम तक क्या करना पड़ता था? खटना पड़ता था, घर का काम करना पड़ता था। तो यह चीज बुरा लगता था किसको? निर्मला को, कि जिस तरह से बाकी लोग घर पे चारपाई तोड़ रहे हैं काश हम भी ऐसा कर पाते। और जब घर से वह आई जहां लेखक क्या करता था? नौकरी करता था, तो वह सुबह शाम इस बात का ताना देती थी कि मेरा तो कर्म ही फूटा हुआ है। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके जीवन में नौकर का सुख लिखा होता है। तो लेखक ने अपने साला से ये बात कहा था कि अगर कोई नौकर मिल जाए तो आप हमको बताइएगा, हमें घर पे एक नौकर की जरूरत है। इधर बहादुर की माँ जो है ना वो पीट दी किसको? बहादुर को। घर छोड़ के भाग गया और लेखक का साला किसी तरह से उसको लेकर के लेखक के यहाँ आया और यहाँ पे वह नौकर का काम करता था। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि लेखक की पत्नी जो है ना, लेखक की पत्नी का नाम क्या है? निर्मला। और बहादुर पाठ की ये क्या है? पात्र हैं। समझिए, कह रहे आशा दीवार किस कवि की क्या है? रचना है। तो आप याद रखिएगा गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक। किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को? अहिंसा दिवस। ठीक है, अहिंसा दिवस आपको 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। प्रत्येक 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। और आप बताइए 2 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कौन दिवस? अहिंसा दिवस। 2 शब्द आप समझने की कोशिश करेंगे, एक हिंसा और दूसरा अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, जब आप किसी से मार काट लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अहिंसा। और लड़ाई झगड़ा मार काट को क्या कहते हैं? हिंसा। तो ये क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, खत्म हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तमाम क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और साथ ही साथ बुक से भी आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी चैप्टर सभी बाकी रह गए आप लोग उसको घर पे पढ़िए अच्छे से, उसका समरी वगैरह लिखिए और साथ ही साथ एक एक ऑब्जेक्टिव उसका करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में बेस्ट करने के लिए आपको हर एक टॉपिक पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने से आपका बेहतर नंबर नहीं आने वाला है। जितना नंबर मैथ्स में आपको मिलता है, साइंस में मिलता है, उतना ही नंबर आपको हिंदी और संस्कृत और एसएसटी में भी मिलता है। तो ये 3 चैप्टर पे भी, 3 सब्जेक्ट पे भी आपको ध्यान देना है। क्या क्या? संस्कृत, एसएसटी और हिंदी, और फिर आपका साइंस और मैथ। 500 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा। बात समझ रहे हैं ना? टोटल पेपर कितने नंबर का? और प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का है। तो किसी पे आप ज्यादा ध्यान दे करके क्या करेंगे, किसी में 100 नंबर का है तो आप पे खुश होकर के एग्जामिनर 150 नंबर नहीं देगा। लेकिन अगर आपका कोई सब्जेक्ट पिछड़ जाएगा, आप नहीं लिखेंगे, तो वह नंबर काट लेगा। तो आपको एग्जाम में पास करना है, अच्छा अंक लाना है, तो सभी सब्जेक्ट पर आपको पैरेलल ध्यान देना होगा, एक समान ध्यान देना होगा, एक समान तैयारी रहेगी, तभी जाकर के अच्छा अंक आपको प्राप्त हो सकता है। अभी आप कोशिश कीजिए कि अब आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक है, 15 दिन 20 दिन जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए अब नई चीजों को कम पढ़ के जो चीजें, बात समझ रहे हैं ना, पहले से पढ़े उसका रिवीजन कीजिए। और साथ ही साथ जो चैप्टर अभी नहीं आप पढ़ चुके हैं उन चीजों पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।